स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने प्यारे चैनल एसके कैरियर पॉइंट पे। जैसा आप सबको पता है, क्वेश्चन सेशन चल रहे हैं, बड़े ही शानदार तरीके से आप सबको एक्सप्लेन किया जाता है। उसी प्रकार से आज की नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए फिर से शानदार क्वेश्चन सेशन लेके आए और इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको रैशनली बताएंगे, जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस रेफर्ड एज एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड आफ्टर कितने घंटे ऑफ द एडमिशन। यहाँ पे जो पूछा गया है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। रैपिड एज इन्फेक्शन यानी कि कितने घंटे के अंदर जो है पूछा गया है, कितने घंटे के बाद में पूछा गया है। ठीक है, आफ्टर ऑफ द एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबके लिए अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स आफ्टर डिस्चार्ज। तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले भी बताया था। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होता है, या फिर इसको नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के नाम से भी जान सकते हैं, तो ये एडमिशन के जो बाद में होता है, कितने घंटे बाद में होता है? 48 आवर बाद में होता है। ठीक है, 48 आवर बाद में होता है। इसको दूसरे नाम से जान सकते हैं, आप सबको बता दिया, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इस तरीके से ये जो एडमिशन के 48 घंटे बाद में है, उसके बाद में अगर बात की जाए डिस्चार्ज के, जैसे कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, उसके भी 48 घंटे के बाद में अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, तो वो भी क्या माना जाएगा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी पेशेंट है जो एडमिशन हुआ है, उसका एडमिशन के 48 घंटे बाद तक अगर इन्फेक्शन होगा, ठीक है, और डिस्चार्ज के 48 घंटे बाद तक अगर कोई इन्फेक्शन होगा, तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन ही माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है, वो क्या होता है? इसी तरीके से आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट्स, जब कोई प्रोसीजर चल रहा होता है, डॉक्टर्स और नर्स कोई प्रोसीजर करते हैं, उस प्रोसीजर के दौरान किसी भी पेशेंट में कोई भी इन्फेक्शंस होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस। ठीक है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और दो इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस और आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, इन दोनों को आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा PDF क्लियर नहीं बन पाई इसकी, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। पेनलेस ब्लीडिंग, ठीक है, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएट विद। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है कितने वीक के बाद में? 28 वीक के बाद में प्रेगनेंसी के। ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड होगी, किससे एसोसिएटेड होगी? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पे आप सबके लिए अलग अलग पूछा गया है, हेरिडिटी मोल, मोलर प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो पेनलेस ब्लीडिंग जो हो रही है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया। अगर आपने प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पढ़ा होगा, तो प्लेसेंटा प्रीविया एक क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया है जो, इसमें पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा होता क्या है और किसके कारण ये होता है। ये दोस्तों, प्लेसेंटा प्रीविया की अगर बात करें, ये डिफेक्टिव डेसिडुआ, जैसे आप सबको पता होगा, मान के चलिए ये है, अंदर की लेयर है, डेसिडुआ है। ठीक है, डेसिडुआ में जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा अपनी जो है नॉर्मल सिचुएशन में ना होके किसी दूसरी सिचुएशन में, जैसे नॉर्मल प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच होता है ऊपर की साइड में, ठीक है, अगर ये नीचे की साइड में, इधर साइड में, फिर और कहीं साइड में, और जो सर्विक्स होती है उसके ओपनिंग के अराउंड आसपास पूरा कवर करता हुआ या फिर आधा कवर करता हुआ, इस तरीके से अटैचमेंट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? यही कारण है। दूसरी बात, जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इस कारण से, जैसे प्लेसेंटा अपने स्थान से ऊपर की साइड में जो सिचुएटेड है इसमें, और ये जो होता है किस कारण से होता है? डिफेक्टिव डेसिडुआ की वजह से। डेसिडुआ जो है इनर लेयर, ठीक है,
प्रेगनेंसी में जो लेयर मानी जाती हैं उसको टेस्टिडुआ बोलते हैं, और जो प्रेगनेंसी से पहले जो लेयर होती हैं वो यूट्रस की मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इस तरीके से मानी जाती हैं। लेकिन जो प्लेसेंटा जिस लेयर पर सिचुएटेड होता है उस लेयर को डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी याद रखिए। और इसके दौरान जो प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है उसके दौरान हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे भी कोई भी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, उससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं प्लेसेंटा प्रीविया की, तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया है क्या। तो इसका तो आंसर प्लेसेंटा प्रीविया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे प्लेसेंटा प्रीविया को। नेक्स्ट जो है हाइड्रेटिफॉर्म मोल। हाइड्रेटिफॉर्म मोल के बारे में अगर बात करें सीधी सीधी भाषा में आपको बताऊँ, ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का इसको जो कैंसर समझिए आप, ठीक है, एब्नॉर्मल ग्रोथ सेल इन द प्लेसेंटा, नॉर्मल भाषा में मैं आपको बताऊँ, क्योंकि काफ़ी अगर इसके बारे में चर्चा करें काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से हम जो है टॉपिक क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आपको जो है इसको समझिए हाइड्रेटिफॉर्म मोल। इसमें यह है हाइड्रेटिफॉर्म मोल एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ इन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में कोई भी एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है और उसमें जो है फ्लूइड बढ़ जाता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल। दूसरी बात, ये जो होता है ये 20 वीक के पहले हो जाता है, ठीक है, 20 वीक के पहले हो जाता है। और ये जो अभी आपको बताया है पेनलेस ब्लीडिंग, ये प्लेसेंटा प्रीविया 20 वीक के बाद में होता है, और ये जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है इसमें बस इतना अंतर है कि ये 22 वीक से पहले ही हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक जो है इसका जो साइन देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल के। स्नोबॉल अपीयरेंस, ठीक है, स्नोबॉल, इसको आप लिख लीजिए, स्नोबॉल अपीयरेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, स्नोबॉल अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यूएसजी में। ठीक है, यूएसजी में जब हम यूएसजी कराते थे हाइड्रेटिफॉर्म वाले पेशेंट की, तो उसमें क्या है स्नोबॉल अपीयरेंस देखने को मिलती है। अब मोलर प्रेगनेंसी से भी तात्पर्य यही है। ठीक है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको पता ही होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें जो बेबी होता है वो एक जो यूट्रस के अंदर ना होकर किसी भी दूसरी जगह पे जो है अपना ग्रोथ करता है, किसी भी दूसरी जगह पे सेट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब मान के चलिए आपका ये यूट्रस है, ठीक है, इसके अंदर ना होकर फैलोपियन ट्यूब में जो है, जैसे एम्पुला भाग में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो चांस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होते हैं, मोस्ट कॉमन चांस एम्पुला पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो ट्यूब में या फिर किसी और जगह पे, उसकी नॉर्मल जगह पे ना होकर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है बेबी, तो उसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस चीज़ को आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो साइन है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है, इसमें सीवियर पेन होता है। ठीक है, क्या होता है, सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग भी होती है लेकिन सीवियर पेन होता है। अगर बेबी किसी दूसरी जगह होगा तो उसमें बेबी ग्रोथ करेगा, जिससे जो है महिला में पेन देखने को मिलेगा, ये आप याद रखिए। दूसरी बात, इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें इसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी, मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट ये कैंसर वाली ड्रग होती है। मीथोट्रेक्सेट ये बेबी को मारने के लिए काम में ली जाती है जो है। और मीथोट्रेक्सेट के आपको एंटीडोट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका एंटीडोट होता है फोलिनिक एसिड और ल्यूकोवेरिन। ठीक है, फोलिनिक एसिड एंड ल्यूकोवेरिन, आप याद थोड़ा लिख लीजिए थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे जो है सॉल्व हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट शुड बी परफॉर्म बाय द क्लाइंट हु हैड ए मैस्टेक्टोमी। कोई भी पेशेंट है जिसको क्या हुई मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी का मतलब होता है ब्रेस्ट रिमूव। ठीक है, ब्रेस्ट को हटाया गया है, ब्रेस्ट को हटाया गया है। ब्रेस्ट रिमूव किए गए हैं, तो उसमें क्या होगा, ब्रेस्ट रिमूव जब किए हैं तो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, सारी एक्सरसाइज हैं उसकी, लेकिन इसमें से आपको सबसे बेस्ट एक्सरसाइज चुननी है। तो कौन सी एक्सरसाइज को जो है हम बताएंगे। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज दैट शुड बी परफॉर्म बाय क्लाइंट हु हैड मैस्टेक्टोमी, जिसको मैस्टेक्टोमी हुई है यानी कि ब्रेस्ट को उसके रिमूव किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी मानी जाएगी, कौन सी सही रहेगी।
तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं आपको। वॉकिंग द हैंड अप द वॉल, स्वीपिंग फ्लोर, कमिंग हेयर्स एंड स्क्विचिंग बॉल। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सॉरी ऑप्शंस हैं। तो जो मैस्टेक्टोमी में मैं आप सबको बता देता हूँ क्लियर अच्छे तरीके से। स्वीपिंग द फ्लोर सीयर इसका आंसर नहीं होगा। वॉकिंग द हैंड्स अप द वेल ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। कंबाइंड हेयर हर हेयर, ठीक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्क्वीजिंग ए बॉल होगा। एक जो है अच्छे तरीके की बॉल लीजिए, जैसे भी किसी महिला की मैस्टेक्टोमी हुई है उसमें उसके हाथ में बॉल दीजिए, जो बॉल सॉफ्ट हो, जिसको मतलब आसानी से स्क्वीज़ किया जा सके। स्क्वीज़ करते हैं तो ये एक्सरसाइज बार बार स्क्वीज करते हैं तो ये एक्सरसाइज उसको बताई जाती है, और ये एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाती है मैस्टेक्टोमी जिस पेशेंट की हुई है, ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन टी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन जो एक्सरसाइज हैं ये भी एक्सरसाइज काम में ली जाती हैं, लेकिन इसमें पूछा है मोस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज प्यारे स्टूडेंट्स यही होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिए। स्क्वीजिंग द बॉल क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। जो स्क्वीजिंग बॉल इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। आप सब देख सकते हैं, क्वेश्चनों का लेवल देख सकते हैं, और क्वेश्चनों के जो है एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपसे हमसे कोई गलती होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, और हम आपके लिए अच्छे जो है MPA NHM स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग जो है आपके लिए तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों ये प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके लिए करा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन ए पेशेंट इज ऑन MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड, कौन सा फूड है जो अवॉइड किया जाएगा किसमें, व्हेन ए पेशेंट इज ऑन MAOIC यानी कि मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन है। अगर कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन ले रहा है तो वो क्या इसमें से कौन सा एक ऐसा फूड है उसको जो है रोकेगा, नहीं लेगा, अवॉइड करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एंटी डिप्रेसिव ड्रग होती हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसिव ड्रग का आप एग्जांपल पता ही होगा। दूसरी बात यहाँ पे जो है कैल्शियम रिच डाइट, टिरामिन कंटेनिंग फूड, ग्लूटेन रिच डाइट, एलेनाइन कंटेनिंग फूड्स। तो देखिए अगर कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसिव ड्रग ले रहा है तो आप एक चीज़ याद रखिए, उसको कौन सा सब्सटेंस नहीं देंगे, कौन सा सब्सटेंस से अवॉइड करेंगे, उसको कोई भी चीज़ी पदार्थ उसको लिए नहीं देंगे, ठीक है। चीज़ी पदार्थ उसके लिए नहीं देंगे, जैसे कि मान के चलिए कैल्शियम वाला है कोई दिक्कत नहीं है। टिरामाइन कंटेनिंग फूड, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा। टिरामाइन फूड के बारे में आपको भी बताऊंगा। ग्लूटेन रिच डाइट दे सकते हैं, एलेनाइन कंटेनिंग फूड दे सकते हैं। तो टिरामाइन जो है टिरामाइन एंटी डिप्रेसिव पेशेंट को नहीं देते हैं। अगर एंटी डिप्रेसिव ड्रग वो ले रहा है कोई पेशेंट, उसको टिरामाइन डाइट नहीं देते हैं। टिरामाइन डाइट कोई भी फूड जिसमें चीज़ पाया जाता है उसी को हम टिरामाइन डाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपके लिए अलग क्वेश्चन आएगा। तो इस MAOI ड्रग यानी कि एंटी डिप्रेसिव ड्रग जो कोई पेशेंट ले रहा है तो आपके लिए ऑप्शंस में यहाँ पे चीज़ भी दे सकता है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, चीज़ होगा। तो आप याद रखिए कोई भी पेशेंट एंटी डिप्रेसिव ड्रग ले रहा है तो उसके लिए जो है टिरामाइन कंटेनिंग फूड हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए ये उल्टा साबित हो सकता है। वो कोई मेडिसिन जो है दवा ले रहा है तो जो ट्राइमाइन, अगर कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसिव ड्रग के साथ में ट्राइमाइन चीज़ ये ले रहा है तो उसके लिए डिप्रेसिव पेशेंट में क्या होगा, डिप्रेसिव पेशेंट क्या है, हाइपर टेंशन क्राइसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर वो इस तरीके की ट्राइमाइन कंटेनिंग फूड लेगा तो उसमें क्या होगा, HTN क्राइसिस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, द क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर ए टेंसिलोन टेस्ट टू चेक फॉर माइस्थेनिक ग्रेविस। कोई क्लाइंट है, ठीक है, टेंसिलोन टेस्ट कर रहा है किसके लिए, माइस्थेनिक ग्रेविस के लिए। विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द टेस्ट। तो कौन सी एक मेडिसिन ऐसी है जिसको उसके टेस्ट के दौरान अपने पास रखना जरूरी है,
ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर टेंसिलन टेस्ट टू चेक फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए ये मेडिसिन दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है टेंसिलन जो टेस्ट होता है वो क्या होता है और किसमें जो माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, देखिए अगर माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बात की जाए, माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो एसिटिल कोलिन का जो लेवल होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, ठीक है, उस वजह से ये देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, माइस्थेनिया मतलब होता है जो मसल्स वीकनेस, माई होता है मसल्स एस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें क्या होता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, स्पेशली ये जो है आँख की प्रॉब्लम्स होती है, इसमें क्या है टोटल मसल्स वीकनेस हो जाती है। और साइन जो है इसमें देखने को मिलता है, इसका जो क्लिनिकल साइन है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में पूछा गया है। जो माइस्थेनिया ग्रेविस का जो साइन पूछा गया है, टोसिस, ठीक है, टोसिस इसमें क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ आई, ड्रूपिंग ऑफ आई, तो उसकी जो है आईलिड ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो मसल्स होती है, कौन सी मसल्स की, पाल्पेब्री मसल्स जो आई की होती है, उसमें प्रॉब्लम्स मतलब वो काम नहीं करती है, सीधे सीधे कह सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ये कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो माइस्थेनिया ग्रेविस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, टोसिस वाला, फर्स्ट साइन ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जो है इसका आंसर क्या करना होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिए। दूसरी बात, यहाँ पे इस टेस्ट को कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए तो टेंसिलन टेस्ट होता है। टेंसिलन टेस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, टेंसिलन टेस्ट में सबसे पहले एंडोफोनियम जो है सब्सटेंस देंगे, ठीक है, क्या देंगे, एंडोफोनियम, गिव एंड्रोफोनियम। उसके बाद में देखेंगे उसका जो लेवल है, कॉलिनेस्टेरेज एजेंट, ये क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सॉरी क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। एंडोफोनियम जो एजेंट होता है ये क्या होता है, ये कॉलिनेस्टेरेज एजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको जब तुरंत देंगे किसी भी माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट में, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। जैसे ही डिक्रीज होते हैं तो आपको अनुमान लगा लेना है तो कि उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। टेंसिलन टेस्ट इसीलिए करते हैं कि उसके माइस्थेनिया ग्रेविस है या नहीं है। तो उसके लिए एंड्रोफोनियम जो एजेंट देते हैं, ये कॉलिनेस्टेरेज एजेंट होता है, इसकी वजह से जो सिम्टम्स डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो हम समझ लेना है कि उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है रेशनल है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, फिर देखिए जो माइस्थेनिया ग्रेविस जो पेशेंट है उसके लिए कौन सी मेडिसिन नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो आपके लिए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, ठीक है। तो फ्रूसीमैड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और प्रोस्टिगमैन का कोई मतलब नहीं है, और प्रोमेथाजिन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एट्रोपिन सल्फेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे PNS, चलिए ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हाँ इतना ही बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट सेशन जो लेके आएंगे आपके लिए बड़े ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लेवल के हैं तो आप बता दीजिए, थोड़ा इजी क्वेश्चन भी लेके आएंगे हम आपके लिए। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जो उनकी वजह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।